हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए सेकंड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं राष्ट्रपति चुनाव। हमने इससे पहले के वीडियो में आपको राष्ट्रपति पद से जुड़ी सामान्य जानकारी दी थी और उसी वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि राष्ट्रपति चुनाव और महाभियोग तो ऐसी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी प्रावधान हैं जिन पर व्यापक चर्चा की ज़रूरत है और हमने एक अलग सी वीडियो बनाने की बात आपसे कही थी। तो उसी क्रम में हम आज राष्ट्रपति चुनाव के बारे में आपसे जानकारी सूचना साझा कर रहे हैं। हमने बताया था कि संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति की स्थिति एक नाम मात्र के कार्यपालिका प्रधान की होती है और इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव सीधा जनता नहीं करती है बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव से अभिप्राय है कि किसी पदाधिकारी का चुनाव जनता सीधा नहीं करती है अपितु जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। इसलिए भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रोसेस है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की है। अब अप्रत्यक्ष निर्वाचन कौन करता है, उसके लिए संविधान में अनुच्छेद 54 में एक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया है। इलेक्शन का एक कॉलेजियम है, एक समूह है जो राष्ट्रपति को चुनते हैं और उस जो इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर संसद के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया है और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया है। और विधानसभाओं में राज्यों की विधानसभाएं तो हैं ही हैं, साथ में केंद्र शासित प्रदेशों में जो विधानसभाएं हैं वो भी राष्ट्रपति चुनाव में अपना हिस्सेदारी करती हैं। तो ये तो बात रही कि उसका निर्वाचन मंडल किन से मिलकर बनता है। और हमने पहले भी बताया था और अभी भी ये बता रहे हैं कि ध्यान रहें कि निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अर्थात राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में जो उत्कृष्ट जिनका योगदान है, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। उसी तरह लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोग होते हैं वो भी भाग नहीं ले सकते। इसी तरह जिन राज्यों के अंदर आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं उस राज्य विधानसभा में भी राज्यपाल को ये दायित्व दिया गया, अधिकार दिया गया है कि वो एक एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति कर सकता है, मनोनयन कर सकता है, अगर वहाँ आम चुनाव में एंग्लो इंडियन समुदाय का कोई प्रतिनिधि चुनकर नहीं आया है। तो ये बात रही है। तो ये निर्वाचन मंडल की बात है। और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में राजनीतिक दलों की भूमिका नहीं होती, यानी कि दलीय आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। और ये सब इसलिए भी किया गया, ये माना गया कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और उसकी पहचान किसी दल के साथ जुड़ी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए राष्ट्रपति चुनाव में राजनीतिक दलों को व्हिप जारी करने का अधिकार नहीं होता है। व्हिप जारी करने का मतलब ये होता है कि राजनीतिक दल अपने सदस्यों की बैठक लेकर ये सावचेतना नहीं दे सकते खुले तौर पर, अंदरूनी तो जो होता है वो सब जानते हैं कि आपको अमुक उम्मीदवार को ही वोट देना है, अमुक को नहीं देना है, ऐसा नहीं कह सकते। तो जो व्हिप जारी होने की बात यहाँ नहीं होती है। और यही वजह है कि कई बार जो किसी एक गठबंधन से जुड़े दल हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में कहीं और भी वोटिंग कर जाते हैं। क्योंकि व्हिप जारी नहीं होता है इसलिए कोई दल अपने उन सदस्यों को अयोग्य नहीं कर सकता जिन्होंने
व्हिप का उल्लंघन किया हो, क्योंकि व्हिप तो जारी होती ही नहीं है। तो ये दल बदल जैसी बातें भी यहाँ लागू नहीं होती हैं, और पता भी नहीं चलता है किसने किसको वोट दिया, क्योंकि गुप्त मतदान होता है। आमतौर पे जो अप्रत्यक्ष मतदान होता है जैसे राज्यसभा, तो वो खुला मतदान होता है, यानी कि उसको जो भी मतदाता होता है, ख़ास तौर पे विधानसभा का जो सदस्य, उसे अपना वोट दिखाना पड़ता है दल के एक अधिकारी को जो इस काम के लिए नियुक्त किया जाता है कि देखो मेरा ये वोट है, मैं इसको डाल रहा हूँ। लेकिन ऐसा राष्ट्रपति के मामले में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जो मैंने अभी आपको बताया है कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और उसकी पहचान किसी दल के साथ नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो सबका प्रमुख है। उसका आधार व्यापक होना जरूरी है। तो ये तो बात रही। अब बात आती है कि राष्ट्रपति की जो चुनाव में कौन सी प्रणाली का यूज किया जाता है, तो वो प्रणाली है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली है वो आमतौर पे जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा में ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनाई जाती है, और उसमें इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य तो यही होता है कि जिसको जिस अनुपात में वोट प्रतिशत मिले उसी अनुपात में सीटें मिले। लेकिन भारत में आम चुनाव में ये सिस्टम लागू नहीं होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक उद्देश्य ये भी होता है कि जो जिसको भी पद पे आ रहा है या जो भी उम्मीदवार है वो पूर्ण बहुमत के साथ आए, जिसमें कई जगह द्वितीय मत प्रणाली का यूज भी किया जाता है। एकल संक्रमणीय का मतलब होता है कि जैसे वोट हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं दूसरे को। अब वो कैसे होते हैं उसकी प्रोसेस तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम ये बताते हैं कि इस चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में 2-3 बातें बहुत अहम हैं। एक तो कि राष्ट्रपति के चुनाव में एक न्यूनतम कोटा तय किया जाता है। न्यूनतम कोटे से अभिप्राय है कि एक न्यूनतम मत संख्या तय कर दी जाती है कि किसी भी राष्ट्रपति को बनने के लिए, कोई भी उम्मीदवार को जीतने के लिए उसे इतने वोट हासिल करने पड़ेंगे, और उसका अपना एक फार्मूला तय किया गया, सूत्र बनाया गया है। वो सूत्र ये है कि जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल वोट पड़ते हैं, यानी कि दिए गए मतों की संख्या भाग निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या +1, और फिर इनका जो रिज़ल्ट आएगा उसमें एक और जुड़ जाएगा, प्लस एक और हो जाए, 2 बार प्लस होगा। तो सीधी सी बात ये है कि यानी कि राष्ट्रपति के 100 वोट हैं, राष्ट्रपति चुनाव में 100 वोट पड़े। अब जीतने के लिए न्यूनतम कोटा कैसे तय होगा? 100 में 2 का भाग दे दिया जाएगा, 50 है, 50 में एक और जोड़ दिया जाएगा, 51, यानी कि 100 में से 51 वोट जिसे मिलते हैं वो राष्ट्रपति का जो विजेता माना जाएगा पद के लिए। तो ये एक न्यूनतम कोटा तय करता है। दूसरा सूत्र है कि जैसे एमएलए का वोट मूल्य जारी होता है कि एक एमएलए का मत मूल्य क्या होगा। इसमें आपको जानकारी के लिए हम ये बता देते हैं कि भारत में प्रत्येक राज्य के एमएलए का मत मूल्य एक समान नहीं होता। एक राज्य के तो सभी एमएलए का मत मूल्य समान होगा। जैसे राजस्थान के 200 विधायक हैं, उनके जो वोट की कीमत है वो तो बराबर होगी, लेकिन हो सकता है राजस्थान के एक एमएलए और उत्तर प्रदेश के एक एमएलए के वोट में अंतर होगा मूल्य में वो जो। तो इसलिए इसका जो एमएलए के मत मूल्य का सूत्र है, वो इस वीडियो के अंत में मेरी कोशिश भी रहेगी कि मैं जो उसकी सूचना, उस सूत्र को आप तक पहुंचाऊं, उसका पिक्चर भी आपके सामने रखूं। तो एमएलए के मत मूल्य कैसे निकाला जाता है? जैसे राजस्थान के एमएलए के मत मूल्य निकालना है तो उसके लिए होगा कि राज्य की कुल जनसंख्या में भाग देना होगा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो राजस्थान में सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं, कोई मनोनीत तो होते नहीं हैं। तो कुल मिला के जो राजस्थान की जनसंख्या है, और ये गौरतलब है कि जो जनसंख्या वो आज की नहीं है, वो 1971 की जनगणना की है। 1971 की जनगणना में जो रही है वो राजस्थान के जितने सदस्य रहे हैं निर्वाचित सदस्य, यानी कि 200 हैं, तो उसमें भाग दे दिया जाएगा। उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा, जो संख्या आएगी, उसमें 1000 का भाग और दे दिया जाएगा। 1000 का भाग और क्यों दे दिया जाता है? ये इसलिए होता है ताकि
जो संख्या है वो बड़ी ना हो जाए, छोटी रहे, क्योंकि बाद में गणना में आसानी रहती है। तो ये एमएलए का मत मूल्य निकाला जाता है। तो हर राज्य का मत मूल्य अलग होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में आबादी ज़्यादा है, हालांकि विधानसभा सदस्य भी ज़्यादा है, फिर भी हो सकता है आबादी और ज़्यादा हो तो वहाँ की एमएलए का वोट ज़्यादा हो सकता है, वोट की कीमत ज़्यादा हो सकती है। अब बात आती है कि सांसद का मत मूल्य क्या होगा। एमपी का, यानी कि राज्यसभा विधानसभा, उन दोनों का बराबर होता है। तो उसके लिए एक और फार्मूला बनाया गया है, वो है कि सभी राज्यों व संघीय विधानसभाओं के सदस्यों के मतों का कुल योग, यानी कि हर राज्य के एमएलए का मूल्य ज्ञात हो जाता है। माना कि अब राजस्थान के एक एमएलए का जो मत मूल्य एक ही समझो, तो यहाँ 200 हो गए। ऐसे किसी राज्य में, यूपी में 500 हैं, जो भी हैं, ऐसे जोड़ के और जितना भी मत मूल्य हुआ उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों का भाग दे दिया जाता है, यानी कि राज्यसभा लोकसभा की। और वो जो परिणाम निकल के आता है वो एमपी का मत मूल्य कहलाता है, यानी कि सांसदों का मत मूल्य है वो बराबर होता है। तो ये तो एक वोटिंग की कीमत निकाली गई है। अब बात आती है कि मतगणना कैसे होती है। तो मतगणना में ख़ास बात ये है कि जो एमएलए एमपी होते हैं इनको उतने ही वोट देने का अधिकार होता है जितने उम्मीदवार हैं। यानी कि अगर किसी राष्ट्रपति के चुनाव में 4 उम्मीदवार खड़े हो गए तो मतदाताओं को, खास मतदाता यहाँ एमएलए एमपी हैं, इनको ये राइट है कि जो बैलेट पेपर मिलेगा उसमें इनको 4 उम्मीदवारों को वोट देना होता है। अब सवाल उठ जाएगा, चारों को देने का फिर क्या मतलब निकला। तो चारों को वोट देने का मतलब ये होता है कि उसमें वरीयता तय होती है, यानी कि एक जो मतपत्र आएगा उसमें ऊपर नाम लिखा होगा ABCD करके, जो भी नाम है, रामनाथ कोविंद जी हैं, दूसरे और कोई भी हैं, तीसरे और कोई चार उम्मीदवारों के नाम आ जाएंगे। उनके सामने एक कॉलम होगा जो खाली होगा। अब जो मतदाता का काम होगा कि उस कॉलम पर वो पसंद लिखे, यानी कि जिस भी उम्मीदवार को ये चाहता है कि सबसे पहले ये जीतना चाहिए, यानी कि मेरी पहली पसंद ये है, तो उसके सामने आप 1 लिख देंगे। फिर लगेगा कि अगर बाय द वे इसको वोट कम मिलते हैं, ये हार जाता है, तो फिर मेरी दूसरी पसंद है वो अमुक उम्मीदवार होगा, उसके आगे आप 2 लिख देंगे। इस तरह अगर 4 उम्मीदवार खड़े हैं तो आप चारों के आगे लिखेंगे जो पहले नंबर की पसंद, उसके आगे 1 लिखेंगे, दूसरे के आगे 2 लिखेंगे। दूसरे का मतलब आपकी पसंद दूसरा है। हो सकता है क्रम संख्या में तो वो ABCD के हिसाब से पहले जैसे कोई अनिल कुमार लिख दिया, दूसरा उम्मीदवार कोई बबलू कुमार है, नहीं, फिर दिनेश है, फिर कोई चौथा कोई और हो सकता है, जो जैसे जले सिंह हो सकता है। तो हो सकता है कि किसी के लिए जले सिंह पहली पसंद हो तो वो जले सिंह के आगे 1 लिख देगा, किसी का अनिल कुमार पहली पसंद होगा तो उसके आगे 1 लिख देगा, किसी के लिए दिनेश पहली पसंद होगा तो उसके आगे लिख देगा। तो ये सब अलग अलग चलता है जो पसंद के हिसाब से, लेकिन खाली नहीं छोड़ सकता, चारों पसंद लिखनी होती है। तो इस तरह जो वोट डलते हैं इनके, हम जैसे आमतौर पे हम वोट डालते हैं तो हमारे सामने आजकल तो ये EVM का मामला है, नहीं पहले जो बैलेट पेपर आता था उसमें भी सभी उम्मीदवारों के नाम तो होते थे, लेकिन हमें अपना जो ठप्पा है चुनाव चिन्ह का वो किसी एक के आगे लगाना होता था, औरों के आगे खाली छोड़ना होता। अगर हमने 2 के आगे लगा देते तो हमारा जो मत ही रद्द हो जाता था, वोट खारिज हो जाता था। अभी आपने छात्र संघ चुनाव में देखा भी होगा, कई लड़कियों ने 2 जगह ठप्पे लगा दिए, या कईयों ने ऐसी जगह ठप्पे लगा दिए जिसमें दोनों के ही हिस्से में वो जा रहा है, बीच लाइन पे लगा दिया, तो वो रद्द हो जाता है वोट। राष्ट्रपति के चुनाव में आपको चारों के सामने अपनी पसंद लिखनी होती है। अगर 4 खड़े हैं, 5 खड़े हैं, 2 खड़े हैं, मतलब 1 पसंद लिख के आप छोड़ नहीं सकते। अब जब सब वोट हो जाते हैं तो फिर जब वोटों की गणना होती है चुनाव, बीच में एक बात मैं ये भी बता देता हूँ कि राष्ट्रपति चुनाव में जो सांसद होते हैं वो संसद में वोट डालते हैं दिल्ली में, और विधायक हैं वो अपनी विधानसभा में वोट डालते हैं, और जो भारतीय चुनाव आयोग के अधिकारी हैं वो
सभी विधानसभाओं में, संसद में सब अपने बंदोबस्त रखते हैं और वहाँ से फिर वोटों को कलेक्ट किया जाता है और फिर दिल्ली लाया जाता है और फिर वहाँ उनकी गणना होती है। ये तो एक बीच में मैं एक जानकारी, ऐसा नहीं है कि सभी सांसद संसद भवन में या विधायक संसद भवन में इकट्ठा होते, नहीं। केरल के विधायक केरल विधानसभा में वोट डालेंगे, जम्मू कश्मीर के विधायक जम्मू कश्मीर विधानसभा में वोट डालेंगे और फिर वहाँ से उनके वोट दिल्ली आ जाएंगे। तो ये चीज़ है। अब बात आती है कि ये तो चलो वोट डालने का तरीका बताया हमने, फिर वोट की गणना कैसे होगी। तो जब चुनाव अधिकारी वोटों को गिनेंगे तो सबसे पहले वो 4 डब्बे बना लेंगे। जैसे अगर 4 उम्मीदवार हैं तो जितने उम्मीदवार होते हैं उतने उन्होंने डब्बे बना लिए हैं। अब वो एक वोट को उठाएंगे, अब उसमें देखेंगे कि ये किसके नाम है, यानी कि इसमें एक नंबर किसके आगे लिखा है। जैसे जैसे एक अनिल कुमार के आगे लिखा है एक, तो वो अनिल कुमार वाले डब्बे में डाल देंगे। जैसे दिनेश कुमार के है आगे, जहाँ जिस वोट पर एक लिखा है उसको दिनेश कुमार वाले डब्बे में डाल देंगे। यानी कि जिस वोट में एक नंबर जिसके भी आगे लिखा है वो वोट उसी डब्बे में डाल दिया जाएगा। तो ऐसे आप सारे वोट गिन लेते हैं। अब 4 जो अधिकारी हैं वो चारों डब्बों के वोट गिनते हैं। अब उस गणना के अंदर अगर किसी एक उम्मीदवार को, जो पहला राउंड की गणना होती है, अगर उस पहले राउंड की गणना में किसी उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा के वोट हासिल हो जाते हैं, यानी कि अगर 100 वोट टोटल पड़े हैं, 51 वोट हासिल हो गए, तो वो विजेता घोषित हो जाएगा पहले राउंड में। लेकिन दिक्कत ये भी तो आ सकती है कि जो पहले राउंड के वोट में किसी को भी जो न्यूनतम कोटा हासिल नहीं हो वोटों का, यानी कि अगर 100 वोट हैं तो किसी को पता चला कि 44 वोट मिले, दूसरे को 30 वोट मिले, तीसरे को 10-15 मिले, ऐसे गिरते गिरते कुल मिला के चारों में कुछ इस हिसाब से वोट बट गए 100 वोट कि 51 किसी को भी ना मिले। और सबसे ज़्यादा किसी एक उम्मीदवार को मानो कि मिला 46 वोट 100 में से और चाहिए 51। तो फिर क्या होगा कि दूसरे राउंड की गणना होगी। दूसरे राउंड की गणना में क्या किया जाता है कि जो सबसे कम वोट जिस उम्मीदवार के आए हैं, माना कि कोई एक लास्ट चौथे नंबर पे जो उम्मीदवार आया उसके सबसे कम वोट आए पहले राउंड में 20 वोट ही आए केवल, तो ये माना गया कि ये तो अब जीत नहीं सकता। तो अब उसके जो वोट हैं जितने भी आए हैं 20 वोट हैं, उनमें ये देखा जाएगा कि दूसरी पसंद किसकी आई है, यानी कि दूसरी पसंद जिसके लिए भी लिखा है वो वोट उसके डब्बे में चला जाएगा। यानी कि चौथे के वोट अब शुरुआती 3 लोगों में बट जाएंगे, उसकी दूसरी पसंद जिसके भी होगी। फिर उसके बाद फिर वापस वोटों की गिनती होगी, 3 डब्बों की होगी, चौथा तो बाहर हो गया है। और उसमें फिर जिसके पहले 46 थे उसको और 5 वोट मिल गए 20 में से, और वो पहुंच गया 51 का न्यूनतम कोटा उसने पूरा कर दिया, तो फिर वो विजेता हो जाएगा। ऐसे राउंड थर्ड भी जा सकता है, थर्ड राउंड जाते ही फिर तीसरे नंबर का बाहर हो जाएगा, फिर वो वोट शुरुआती 2 में बट जाएंगे जो उनके भी आ रहे हैं। लेकिन भारत में जो राष्ट्रपति चुनाव का इतिहास रहा है उसमें सेकंड राउंड की वोट की गणना केवल एक बार आई, और वो 1969 में आई। 1969 में जो इलेक्शन हुआ था, जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति रहे थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनका अचानक देहांत हो गया था 1967 में। तो इलेक्शन हुआ ही था और 2-2.5 साल बाद उनका देहांत हो गया। तो ऐसे में फिर बाई इलेक्शन तो क्या, दोबारा से राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। तो उस समय के जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, वीवी गिरी ने, और नीलम संजीव रेड्डी ने भी इलेक्शन लड़ा। तो चुनाव बड़े कांटे का हो गया वहाँ। उस समय की जो राजनीतिक हालात थे वो कुछ ऐसे ही थे कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी, राजनीतिक दल, उसी में ही 2 ध्रुव हो गए थे। एक इंदिरा गांधी का ध्रुव था, दूसरा वहाँ उस समय एक सिंडिकेट होती थी। सिंडिकेट ने अपना अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को बनाया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को आगे कर दिया, और फिर वहाँ वीवी गिरी है वो जीत गए। लेकिन वोटिंग है वो सेकंड राउंड में आई। पहले राउंड में
बात नहीं बन पाई थी। और भी उम्मीदवार थे, इन दोनों के अलावा मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों उम्मीदवारों के साथ था। तो तब सेकंड राउंड की गणना हुई थी। उसके अलावा ऐसा कभी नहीं रहा कि राष्ट्रपति चुनाव में सेकंड राउंड की गणना को आना पड़ा हो। तो भारत में वो पहला था कि जैसे किसी दल ने उसको प्रोजेक्ट भी नहीं किया था, नीलम जो वीवी गिरी को, और जिस दल ने, कांग्रेस ने अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया हो, वो हार गया था। और ये ऐसा भी पहली बार हुआ था। जो शासन में जो दल होता है आमतौर पर वो जिसे प्रोजेक्ट करता है वो जीत ही जाता है। और नीलम संजीव रेड्डी फिर बाद में 1977 में फिर फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति बने, और उस समय वो निर्विरोध बने, यानी कि उनके सामने कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं हुआ। तो उसका भी अपना एक इतिहास है। राष्ट्रपति पद पर महिला के रूप में भी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही हैं पहली, तो ये भी एक पूछा जाता है। पहले जो मुस्लिम हैं वो या अल्पसंख्यक कह सकते हैं, तो वो जाकिर हुसैन साहब थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो अच्छे बड़े शिक्षाविद थे। उसके बाद मुस्लिम फखरुद्दीन अली अहमद भी रहे हैं, जो आसाम से आते थे। उसके बाद APJ अब्दुल कलाम भी रहे हैं। पहले जो दलित राष्ट्रपति थे वो KR नारायणन थे, और दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं अब जो फ़िलहाल रामनाथ कोविंद हैं, ये भी एक दलित समुदाय से आते हैं। अल्पसंख्यकों में ज्ञानी जेल सिंह भी रहे हैं, जो सिख समुदाय से आते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति का अपना एक अलग रवैया रुतबा रहा है, और उसका प्रतिनिधित्व का भी अपना विस्तार रहा है। तो बेसिक रूप से ये राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में मैं जानता हूँ कि प्रोसेस थोड़ी जटिल है, और वीडियो में समझाना उतना आसान भी नहीं है। क्लास में हम मिलेंगे तब ज़रूर इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और एक बार मुझे भरोसा है कि आप समझेंगे तो फिर आपको याद रहेगा।